गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारी संस्था करियर कैंपस में स्वागत है। पॉलिटी सेशन चल रहा है और इस पॉलिटी सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8 है, बट प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 यानी 12 है। और इन सारे अनुसूचियों के अंतर्गत किन सारे विषयों को समाहित किया गया है इन सब के बारे में हम आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संविधान में अगर देखें तो कितने भाग है तो 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। अनुसूची पहले अगर मूल संविधान में कहेगा कि कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर इनमें संशोधन किया गया और अनुसूचियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और टोटल अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में 12 हो गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स की संख्या कितनी है। अनुच्छेद तो 395 अनुच्छेद है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, तो याद रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो टोटल 12 अनुसूचियां हैं उन 12 अनुसूची में क्या क्या चीजों का वर्णन है। अगर पहला अनुसूची की हम बात करेंगे, पहली अनुसूची में क्या है तो भारत के राज्यों और जो संघ है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों और संघों के बारे में बताया गया है। कितने राज्य है भारत में तो 28 राज्य यानी स्टेट और 8 यूटी के बारे में इसमें चर्चा है। तो पहली अनुसूची भारत में राज्य और संघों के बारे में चर्चा। दूसरी अनुसूची में क्या है तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये वेतन, भत्ता, पेंशन किन लोगों के तो भारत के जो मंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जितने भी मंत्रीगण है या जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उन सब के बारे में कि उनका वेतन क्या होगा, उन्हें उनको जो पेंशन दिया जाएगा वो पेंशन किस तरह से दिया जाएगा, तो इन सब के बारे में जानकारी आपको किस अनुसूची में मिलेगा तो अनुसूची 2 में। तीसरा अनुसूची क्या कहता है तो शपथ के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा है और यह शपथ किनके शपथ तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी चीजों के बारे में इनके जो शपथ होगा उनको शपथ कौन दिलाएगा, किस तरह से इनका शपथ दिया जाएगा, इनको शपथ दिया जाएगा, तो ये सारे बात अगर हम देखेंगे तो तीसरी अनुसूची में आता है। तो शपथ के बारे में जब भी बात आएगी तो कौन सा अनुसूची? तीसरी अनुसूची। वेतन भत्ता की बात दूसरी अनुसूची। राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है तो पहली अनुसूची। अब आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में सीटों के बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों के बारे में जो अलग अलग राज्यों में सीट कितना होना चाहिए राज्यसभा से, मतलब राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का सीट किस तरह से होगा, कितना होगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा है चौथी अनुसूची में। तो ये यहीं पर आप ये भी देख सकते हैं, ये क्या आता है यूपी में कितना है, बिहार में कितना है, यूपी में 31, बिहार में 16, ये भी हम याद रखेंगे थोड़ा सा। अब आते हैं 5वीं अनुसूची में क्या है तो 5वीं अनुसूची में जो भारत के अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एसटी वर्गों के लिए प्रशासनिक, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा है। किस अनुसूची में तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक नियंत्रणों के बारे में चर्चा है। अब आते हैं हम 6ठी अनुसूची यानी 6th। तो इसमें क्या है भाई तो 6th जो अनुसूची है इसमें नंबर 6, लेकिन संख्या की बात करेंगे तो 4 राज्य।
तो 4 राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है, प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा आपको कहाँ मिलेगा? 6ठी अनुसूची में। तो डिजिट 6, लेकिन यहाँ पर मेंबर कितने राज्य? 4 राज्य। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में शक्ति के बंटवारों के बारे में चर्चा किया गया है। शक्ति का बंटवारा किनके बीच में? यानी यहाँ पर सूचियों के बारे में चर्चा किया गया है। सूचियों के बारे में चर्चा है, सूची। और इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के सूची का निर्माण किया गया है। 3 प्रकार के सूची का निर्माण किया गया है और तीनों सूचियां अलग अलग रूप में अलग अलग चीजों को बताती है। अगर हम देखें, एक आता है संघ सूची, दूसरा आता है आपका राज्य सूची और तीसरा आता है समवर्ती सूची। संघ सूची में जिस समय संविधान बना उस समय कितने विषय थे? तो 97। राज्य सूची में कितना था? तो 66। अब बात करेंगे कि समवर्ती में कितना था? तो 47। ये लगभग आपका जिस समय संविधान बन करके तैयार हो रहा था उस समय का ये डिस्ट्रीब्यूशन था शक्तियों के बारे में कि कौन कौन से विषय वस्तु में, कौन कौन से विषय में केंद्र राज्य या दोनों मिल करके कानून बनाने की बात। तो यहाँ पर ये 3 अनुसूचियों के बारे में चर्चा है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वो सारे विषय हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद दूसरा आता है राज्य सूची में, उन सारे तमाम विषयों पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची में वैसे विषय सब है जिसमें कानून बनाने का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों के पास है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि राज्य सूची के विषय में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर, तो वहां पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, तो वो एक अलग कंडीशन है। बट हम भी यहाँ देखेंगे कि संघ सूची में कितने हैं, राज्य सूची में कितने, समवर्ती सूची में कितने। ये सब जिस समय संविधान बना, यानी वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो जिस समय संविधान आया, बन करके तैयार हुआ, अर्थात मूल संविधान में कितने विषय वस्तु थे अलग अलग सूचियों में, तो ये रहा। बट इसमें बदलाव आ गया। क्या हुआ? तो बाद में जाकर के इसमें 100 हो गया, इसमें 61 हो गया और इसमें 52 हो गया, 52। तो ये याद रखेंगे। संघ सूची में 3 सूचियों में 3 है। संघ में पहले 97, अब 100 हो गया। प्रारंभ में 66 राज्य सूची के विषयों में, अब 61 हो गया। समवर्ती सूची में 47, अब कितने हो गए? 52, 52 हो गया। तो ये टोटल समवर्ती सूची है। अब हम इसमें ना सूची में और कुछ आता है जिसको आप देख सकते हैं कि ये जो सूची है, इसके सूची में कुछ कुछ विषय वस्तु क्या क्या है अलग अलग। संघ सूची के कुछ विषयों को हमने लिखा है कि संघ सूची में रक्षा को शामिल किया गया, विदेश मामले, बैंक, रेल, परमाणु जो संबंधित कार्य है, आयुध से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वह सब किसके अंतर्गत होगा? संघ सूची के अंतर्गत है। जनगणना, मोस्ट इम्पोर्टेंटेड, ये जनगणना, नागरिकता से संबंधित चीजों में कानून बनाने का काम किनके पास है? तो संघ सूची के अंतर्गत, यानी केंद्र सरकार बनाएगी। डाक तार व्यवस्था के अंतर्गत भी अगर विषय वस्तु आएगा तो ये भी किनके अंदर में है? केंद्र सरकार, यानी संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद अंतरराज्य व्यापार, अंतरराज्य व्यापार के बारे में भी जो बात आएगी कानून बनाने की, तो वो केंद्र सरकार बनाएगी क्योंकि यह कहाँ शामिल है? संघ सूची में। अब आता है अंतरराष्ट्रीय नदियों, यानी जितने भी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं जो एक देश से दूसरे देशों में प्रवाहित हो रही है और उनसे संबंधित किसी प्रकार का विवाद या कोई भी प्रकार का नियम कानून अगर बनाना हो तो वहां पर वह काम कौन करेगी? केंद्र सरकार करती है। उसके बाद आता है नहर के निर्माण में भी, ये भी आपको आ जाएगा कि संघ सरकार के अंतर्गत ही। इसके अलावा एक और आता है माप तौल से संबंधित चीजों के बारे में भी, यह भी कानून कौन बनाती है? तो केंद्र सरकार, यानी संघ सूची के अंतर्गत ये भी शामिल है। माप तौल आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, माप, भार, तौल, ये सब
ये सब ये आएगा संघ सूची के अंतर्गत। अब आते हैं राज्य सूची के विषय में कौन कौन से विषय हैं। तो एक आता है कानून व्यवस्था। देखिए कानून व्यवस्था में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इनके अलावा ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा जो कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आएगा उसमें राज्य सूची के विषय में बात की गई है। फिर उसके बाद पुलिस के बारे में बात करेंगे कि पुलिस में क्या है, तो इसमें भी राज्य सूची के अंतर्गत। उसके बाद लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन की जब बात आएगी तो इसमें भी कानूनी प्रावधान किनके द्वारा होगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो लोकल गवर्नेंस किस सूची के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत। स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात जब करेंगे हम तो ये भी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है, स्वच्छता और स्वास्थ्य। उसके बाद आता है कृषि और पशुपालन, ये दोनों किनके अंतर्गत है, तो राज्य सूची के विषय में शामिल है, कृषि और पशुपालन भी। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो शिक्षा भी क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत है। ये सब लेकिन बाद में हम आपको बताएंगे कि कुछ कॉमन है, आप उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा ये सब राज्य सूची के विषय है। उसके बाद पशुपालन भी राज्य सूची का विषय है। और भूमि मापन पर जो टैक्स लगाया जाता है यह भी किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा राज्य सूची के विषय में। भूमि पर, भवन पर, ये सब पे टैक्स लगाने की जब बात आएगी तो राज्य सूची के विषय में आएगा। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपका आ जाएगा वन, विवाह का प्रावधान में आपको जो विवाह का विच्छेद होता है यानी तलाक की बात करेंगे वह भी किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची। उसके बाद आता है परिवार नियोजन। देखिए जनगणना की बात करेंगे तो आ जाएगा संघ सूची में, लेकिन परिवार नियोजन की बात करेंगे तो ये कहाँ आएगा आपको, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है कारखाना से संबंधित कानूनी व्यवस्था, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। बिजली से संबंधित समवर्ती सूची के अंतर्गत। और समाचार पत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार के छपाई हो, उसका लेखन वगैरह, इन सारे चीजों के बारे में समवर्ती सूची के अंतर्गत है। उसके बाद औषधालय, अस्पताल वगैरह, निर्माण वगैरह सभी चीज के बारे में यहाँ भी आपको देखेंगे तो ये समवर्ती सूची। शिक्षा और वन, देखिए यहाँ पर ये वन यहाँ भी हम लिखे, यहाँ पर ये देखिए शिक्षा यहाँ भी हमने लिखा है, शिक्षा हमने यहाँ भी लिखा है। अगर थोड़ी देर बात करते तो शिक्षा हम यहाँ भी लिख देते। ऐसा क्यों है, क्योंकि शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको यहाँ से निकाल करके संघ सूची के अंतर्गत भी डाला गया है। मतलब यहाँ पर ये डाला गया है तो इसीलिए संघ सूची यानी शिक्षा जो है ना, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। तो संघ सूची में आप याद रखेंगे, राज्य सूची से ये आ गया किस में, तो समवर्ती सूची में। ये पहले राज्य सूची के अंतर्गत रहता था, तो ये भी याद रख सकते हैं। ये टोटल सारे विषय हैं। और 3 गो चीज कॉमन थोड़ा सा आएगा। एक क्या आता है आपको, शिक्षा वन, और एक और चीज आता है भूमि मापतौल। कॉमन की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका शिक्षा, वन और मापतौल। ये 3 गो में लगभग कॉमन तौर पे आ जाता है। ये इन पे सारे विषयों के अंतर्गत इसमें यानी कि राज्य में, संघ में भी, समवर्ती में भी, तीनों सूचियों के अंतर्गत कॉमन रूप में आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, रक्षा, विदेश, बैंक, परमाणु, जनगणना, नागरिकता, डाक तार, ये सब संघ सूची में। राज्य सूची में कानून व्यवस्था, पुलिस, लोकल गवर्नेंस, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पशुपालन, ये सब आपका आ जाएगा राज्य सूची में। वन, विवाह, परिवार नियोजन, कारखाना, बिजली, ये सब आपका आ जाएगा समवर्ती सूची में। तो आगे हम बढ़े। अब ये हम अभी तक 7वीं अनुसूची तक ले पढ़ लिए, 7 सूची के अंतर्गत यानी 7वीं अनुसूची में कौन कौन से सूची हैं। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। हालांकि मूल संविधान की जब बात करेंगे हम, मूल संविधान में 14 ही भाषा के बारे में बताया गया था, लेकिन बात करेंगे वर्तमान में तो यह टोटल कितने भाषा हो गया है, 22। ये भी ध्यान रखेंगे। तो संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो कहाँ है, 8वीं अनुसूची में। अब इसमें हम देखते हैं कि वो कौन कौन से भाषा है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर देखेंगे
आप देखिए यहाँ पर हमने लगभग आपको 22 भाषाओं के बारे में बताए हैं, 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पर आपको इसको याद करने के लिए एक तरीका बेहतरीन है कि आप इसको एक मैप पर ध्यान रखते चले, क्योंकि भाषा और भारत के जो राज्य हैं उसके लोकेशन वाइज से तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। टोटल 22 भाषा ये तो याद हो जाएगा आसानी से आपको। देखिए पहला आपको हम देखेंगे तो असमिया, असम में हमें लिखा है। दूसरा का हम देखेंगे तो बंगाली, ये बंगाल के क्षेत्रों में ध्यान रखेंगे, बंगाल। तो ये असमिया और ये बंगाली हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे गुजराती, तो गुजरात के क्षेत्रों में। कन्नड़ की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के क्षेत्रों में कन्नड़। अब आता है कि कश्मीरी, तो ये इन कश्मीर वाले क्षेत्र में कश्मीरी। नेक्स्ट है मलयालम, मलयालम कहाँ, तो केरल के क्षेत्रों में मलयालम। अब आते हैं मराठी, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मराठी। नेक्स्ट आता है उड़िया, ये उड़ीसा के क्षेत्रों में हो गया उड़िया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पंजाबी, पंजाब के क्षेत्रों में। देखिए कितना बेहतर ढंग से हमने सारे भाषाओं को भारत के मैप पर सजाने का क्रम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद पंजाब हो गया। तमिल, तमिल कहाँ पर आएगा, तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में तमिल। और तेलुगु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। इससे क्या हुआ ना कि आपको ये भी समझ में आने लगा कि कौन से राज्यों में, किस भौगोलिक भूभाग के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में। तो ये आप ऐसे अगर रट लेते तो याद तो मे भी हो भी जाए, लेकिन कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप ऐसे मैप के हिसाब से देख लिए भारत के लोकेशन राज्यों के हिसाब से कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा मुख्य रूप से जो संविधान में शामिल भाषा है उसके बारे में अगर देखें कौन से क्षेत्रों में वो भाषा बोली जाती है, तो आपको एज ए आराम से लोकेशन वाइज आप याद रख पाइएगा। ये हो गया आपका तमिल। अब आता है कि हिंदी भाषा, सॉरी हिंदू नहीं, हिंदी भाषा। तो ये भारत के लगभग उत्तर मध्य के लगभग क्षेत्रों में आपको मिलने का कौन सा भाषा सुनने को, तो हिंदी भाषा। तो आप यहाँ पर ये लिख दें हिंदी। ये लगभग आपके भारत के उत्तर मध्य सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा। तो अभी तक हमने आपको ये सारा भाषा जितना था इसको लोकेशन वाइज ऐसे दिखाएं अभी तक ये। अब आते हैं कि कुछ जो भाषा संविधान में ऐड किया गया, तो ये तो आप समझ गए कि ये सारा लोकेशन राज्य के हिसाब से। अब आता है संस्कृत और उर्दू, ये 2 लैंग्वेज है। मतलब ऐसे तो सब लैंग्वेज है, बट ऐसे लैंग्वेज को याद रखेंगे। एक भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या है कि हिंदुओं की है, तो उसके लिए जो प्राचीन रूप से उनका जो धार्मिक ग्रंथ होता है उन लोगों की भाषा के हिसाब से अगर वहाँ देखेंगे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से भाषा, तो वहाँ पर वह संस्कृत में अधिकतर आता है। तो इसीलिए हम ये भी याद रख सकते हैं कि एक संस्कृत आ जाएगा और दूसरा जो भारत में धार्मिक रूप से बहुल संख्या के रूप में है तो वो है मुस्लिम, और उनके भाषा की बात करेंगे तो उर्दू। तो ये याद रखेंगे एक संस्कृत और उर्दू, संस्कृत और उर्दू। तो ये दोनों धार्मिक विचारों के बातों में हम ध्यान, अब देखिए आप इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे याद रखने के लिए ध्यान रहेगा ताकि आप भूल न सके कि एक संस्कृत है और एक उर्दू है। अब आता है कि वह भाषा जो पहले ऐड नहीं था संविधान में, मूल संविधान में, इसे समय समय पर ऐड किया गया संविधान के संशोधन के द्वारा, वह सब भाषा को देखेंगे। तो इसमें आता है पहला भाषा जो आएगा आपका सिंधी आ जाता है। पहला आता है सिंधी। यह 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और इस तरह से 14 जो टोटल भाषा था संविधान के अनुसूची 8 में, यह 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 15वीं भाषा के रूप में यह जोड़ा गया। अब बात करेंगे कि यह सिंधी भाषा किन क्षेत्रों में बोला जाता है। तो यह जो क्षेत्र है कुछ पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो इधर से बॉर्डर कनेक्टेड है, और कश्मीर और पंजाब के क्षेत्रों से, तो ये वाला जो बॉर्डर का एरिया है इसी में थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर लोग सिंधी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो ये सिंधी। नेक्स्ट आता है कि
और कौन कौन सा भाषा ऐड हुआ 8वीं अनुसूची में, तो 71 नंबर का अमेंडमेंट हुआ। कब? तो 1992 में, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यहाँ पर 3 भाषाओं को ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। और वह 3 भाषा कौन है? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। कौन कौन? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको शॉर्ट्स में हम नमक भी कहते हैं। न से हो जाएगा आपको नेपाल, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। शॉर्ट्स में याद रखने के लिए कि ताकि आपको याद रहे। तो अगर देखेंगे कि कोंकणी भाषा कहाँ की है, तो ये गोवा वाले क्षेत्रों में। कोंकणी गोवा वाले क्षेत्रों में। अब आते हैं मणिपुरी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में चलते हैं। मणिपुर में मणिपुरी। अब आता है नेपाली, तो ये वाला जो बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले जो इधर का क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ पर नेपाल में, तो ये नेपाल के बाउंड्रिंग से लगा हुआ क्षेत्रों में जो भाषा आएगा वो नेपाली के तौर पे। नेक्स्ट ये आप 3 को याद रखेंगे आराम से। देखिए हमने लोकेशन के हिसाब से भी आपको सेट किया है। उसके बाद अगर आते हैं 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। पहला में एक भाषा जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को। उसके बाद जो दूसरा बार 8वीं अनुसूची में भाषाओं को ऐड करने के लिए संशोधन हुआ तो वह था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें नमक ऐड हुआ है। नमक यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। क्या था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषा जो था 2003 में, 4 भाषा 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। और इसको अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ की भाषा है, तो इसको एज ए लोकेशन पे हम अगर याद करना चाहें तो आप इसे याद रख सकते हैं। पहला आता है बोडो। असम के क्षेत्रों में बोडो जनजाति है, तो याद रखेंगे बोडो। क्या याद रखेंगे हम? कि बोडो। उसके बाद आता है डोगरी। इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर आपको मिल जाएगा डोगरी, तो बोडो, डोगरी। मैथिली जो कि बिहार के क्षेत्रों में, मैथिली। मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, बिहार का, दरभंगा का, मधुबनी का ये जो क्षेत्र है, सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों में आपको मैथिली भाषा देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है संथाली, जो कि कहाँ पे? झारखंड के क्षेत्रों में संथाली समुदाय के द्वारा बोली जाता है, तो ये आ गया संथाली। ये सारा भाषा जो है आपका ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है। आप इसे क्रम में याद रखें या फिर ऐसे मैप पर याद रखें। तो टोटल 22 भाषा पहले ऊपर से अब याद करें। देखिए मैप के हिसाब से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, 3 को खत्म। फिर नेक्स्ट आते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों में हिंदी। फिर नेक्स्ट आएंगे हम तो गुजरात में गुजराती, गुजरात के क्षेत्र में गुजराती, गोवा के क्षेत्र में कोंकणी। उसके बाद आता है मराठी यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में मराठी। नेक्स्ट जब हम कर्नाटक के क्षेत्रों में आएंगे तो कन्नड़। फिर नेक्स्ट अगर हम जाते हैं केरल के क्षेत्रों में तो कौन सा मिलता है? मलयालम। तमिलनाडु के क्षेत्रों में तमिल। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में तेलुगु। उड़ीसा के क्षेत्रों में उड़िया। अब उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो बंगाल में बंगाली। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं असम में तो असमिया, और फिर इधर से मणिपुर में मणिपुरी, और इन्हीं 2 क्षेत्रों में बोडो और डोगरी। बोडो और डोगरी। बिहार में जब आते हैं तो मैथिली। बिहार के ऊपर वाला जो क्षेत्र है नेपाल से कनेक्टेड क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश वाला जो नेपाल से बॉन्ड कनेक्टेड, उन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में नेपाली। उसके बाद अगर हम देखें इधर तो इधर आपको आ जाएगा झारखंड वाले क्षेत्र में एक संथाली। ये मुझे लगता है कि आपको याद ही हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था हमारा? 8वीं अनुसूची में 22 हमने यहाँ तक बता दिया आपको। अब आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार यानी चकबंदी।
चकबंदी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि अगर देखें तो इसको, ये तो मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। तो बाद में इसको कब ऐड किया, तो पहली अनुसूची कहेंगे, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे ऐड किया गया। क्या किया गया, ऐड किया गया। तो उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि इसके संबंधित कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बाद में चल करके 2007 में फिर इसमें संवैधानिक पीठ के द्वारा यह मामला आया कि जब मौलिक अधिकार की बात आएगी, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात आएगी, तो इसको चुनौती दिया जा सकता है। तो ये रहा आपका भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट आता है आपका 10वां में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, दल बदल कानून। और यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसको लाया गया। दल बदल कानून के संबंध में 52 नंबर के अमेंडमेंट हुआ 1985 में, और इसको ऐड किया गया 10वीं अनुसूची में। अब जैसे क्या होता है दल बदल कानून, तो देखिए जैसे कोई पार्टी है, उस पार्टी से कोई मेंबर सीट अपना चुनाव में जीत गया। और जीतने के बाद क्या होता था कि वह सदस्य अपना दल बदल लेता था, यानी कि अपनी पार्टी, जिस पार्टी से उसने चुनाव जीत दर्ज की, उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था। और दूसरे पार्टी में वह शामिल हो गया तो उसके आधार पर उनको अच्छा पोस्ट यानी मंत्री वगैरह बना दिया गया। अगर जिनकी सरकार है, मान लेते कोई हारने वाली पार्टी, जो पार्टी हार गई है लेकिन उसके कुछ सदस्य तो जीते हैं अपना, तो वो छोड़ करके अगर जीत वाले पार्टी जो है उसमें जाकर के शामिल हो जाता है और उसे लगता है कि हम वहाँ जीत जाएंगे तो हमें मंत्री का पद मिल जाएगा। उस तरह से वो जब चले जाते थे उन पार्टियों में, तो इसीलिए कि यह बदलाव जो होता था, अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में चला जाना, तो उनकी सदस्यता को रद्द करना। अब बात क्या था कि अगर कोई व्यक्ति सदस्यता रद्द हो जाने के बाद भी 6 मंथ तक ले, आपने पढ़े ही होंगे कि 6 मंथ तक ले अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री रह सकते थे। लेकिन इसीलिए यह सारा प्रावधान आया कि दल बदल, यानी कोई व्यक्ति अगर दल बदल के कानून के तहत अगर वह उनकी सदस्यता रद्द होती है तो वह पुनः मंत्री तब बनेगा जब पुनः चुनाव जीत करके वो आएंगे। यानी कि उनकी सदस्यता जब रद्द हो जाती है दल बदल के तहत, तो उनको दोबारा चुनाव जीतना पड़ेगा। चुनाव जीत करके जब आते हैं तब उनके आधार पर उनको कोई पोस्ट यानी कि कोई मंत्री या कोई अपना पद दिया जाएगा। तो ये दल बदल से संबंधित कानून है। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल से और पढ़ेंगे। अभी हम अनुसूची पर फोकस किए हैं। अब आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में टोटल 29 गो विषयों को शामिल किया गया है। 29 विषयों को शामिल किया गया है। अब बात करेंगे कि इसको कब ऐड किया गया, तो इसको ऐड करने की बात जब आएगी तो 73 नंबर का 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें संविधान संशोधन होता है और ग्राम पंचायत को आर्टिकल 40 से निकाल करके यहाँ पर लागू किया गया, यानी कि 11वीं अनुसूची में लागू किया लाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को यह ग्राम पंचायत से संबंधित जो प्रावधान था, अधिनियम था, उसे लागू किया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 12वीं अनुसूची। 12वां अनुसूची क्या कहता है, तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में चर्चा है। नगर पंचायत, और इसमें टोटल 18 विषय को शामिल किया गया है। 18 विषयों को शामिल किया गया है और यह कब ऐड हुआ, तो 74 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ही। तो ये याद रखेंगे हम सारा कि अनुसूची में कौन कौन से अनुसूची में किसके बारे में चर्चा है। पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और संघों के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ के बारे में चर्चा है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में देखेंगे 4 और 4 से राज्यसभा, र से यानी राज्य कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो
चौथी में राज्यसभा के बारे में, सीटों के आवंटन के बारे में बताया है कि राज्यों के सीट आवंटन के बारे में, राज्यसभा में सीटों की संख्या। अब आते हैं 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। अब आते हैं 6ठी अनुसूची, 6 डिजिट 6 बट 4 राज्यों के बारे में प्रशासनिक बारे में जानकारी है। तो 4 राज्यों के प्रशासनिक जानकारी 6ठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है? वो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। नेक्स्ट आता है आपका 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में चर्चा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में कहेंगे तो 97, राज्य सूची में मूल संविधान में बात करेंगे तो 66, मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47। अब वर्तमान में कितना है? तो 161 और 52। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, जब सूचियाँ खत्म हो जाती हैं तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो 22 भाषाओं के बाद 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में ग्राम चकबंदी व्यवस्था अर्थात भूमि सुधार। नेक्स्ट आते हैं तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में आपको ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत। मुझे लगता है आपको एकदम आसानी से याद हो गया है। 3 नंबर 3 अक्षर शपथ हो गया। वेतन भत्ता पहले लीजिएगा, उसके बाद ना शपथ लीजिएगा किसी से। तो ये सब आप इस तरह से जोड़ जोड़ के भी याद रख सकते हैं, आराम से याद रहेगा आप लोगों को। मुझे लगता है आज का ये जो वीडियो है अनुसूची से संबंधित कंप्लीट हुआ। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप इसे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारा चैनल को अब तक आप, अगर हम मेरा जानकारी आपको अच्छा लगता है, मेरी जानकारी से संबंधित जो एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।